हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो 9:30 बज चुके हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं रोज़ सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होती है, ठीक है। एक जना बोल रहा जय हो नीरज महाराज की। अरे कोई महाराज वगैरह नहीं है, अपन सभी जुड़ जाइए, आ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जब भी आप लोगों का पेपर हो, जस्ट आफ्टर पेपर इस नंबर पे आप लोग अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप करना ना भूलें। जब भी आपका पेपर हो दोस्तों, अगले 1-2 दिन में हो या नेक्स्ट फेज में हो, कब भी हो, ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये वाली क्लास आप लोग मिस ना करें। दोपहर 1 बजे आप लोगों की क्लास होती है। इस क्लास की लिंक मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल फ्री क्लास होती है, आप लोग इसको ज्वाइन होकर देखो, कितना मजा आता है। आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग करते हैं साइंस के, कंप्यूटर के, ठीक है। तो डेली 1 PM पे होती है इस क्लास को। आप लोग दोस्तों ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाइए, मेरा नाम सर्च करिए नीरज जंगीर, मुझे फॉलो कर लें। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो SSC एग्जाम्स के स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आप लोगों को मिलेगी क्लास। अगर आप लोग नए यूजर हो तो आपसे पहले कोड पूछता है, तो कोड लगा दो नीरज 11 लगा के आप लोग इस क्लास में एंट्री कर सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लाइव टेस्ट नंबर 4। तो सभी जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, तो कुछ हमने होमवर्क भी दिए थे, तो आइए पहले उसी होमवर्क की हम लोग बात करते हैं। आ जाइए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे दोस्तों ये हमारी ह्यूमन आई हो गई, ठीक है, ये हमारी ह्यूमन आई हो गई। अब देखिए, आप लोग जानते हो ये जो ह्यूमन आई है, यहां पर आप लोग एक प्रोजेक्शन देख पा रहे होंगे उभार, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। दोस्तों इस कॉर्निया के अंदर ये आप लोगों को दिखेगा, ये जो मैंने बनाया है उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, और इस आइरिस के बीच में जो गैप आप लोगों को दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। अब आप लोग यहां से, ये आई का साइड व्यू है, अगर आप लोग फ्रंट से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये जो आपका ब्लैक कलर का डॉट होता है ये तो आप लोग का हो जाएगा प्यूपिल, और इसके जो सराउंडिंग में होता है ये कहलाता है आप लोगों का आइरिस। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो प्यूपिल है इसका साइज कम ज्यादा हो सकता है। साइज दोस्तों मान लीजिए अभी कम है, फिर आप लोग का दोस्तों क्या हो जाएगा, साइज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग होता है, अगर आप लोग अंधेरे में जाओगे तो साइज ज्यादा हो जाता है, अगर आप लोग बिल्कुल उजाले में जाओगे तो साइज कम हो जाता है। तो जो भी अंदर लाइट एंटर करेगी वो दोस्तों किससे करती है, प्यूपिल से करती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये कॉर्निया क्या है। कॉर्निया मैंने आप लोगों को बता दिया, जो उभार है इसी को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। रेटिना क्या होता है दोस्तों, ये जो आप लोगों की सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, सबसे बाहरी सतह, उसको तो हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्क्लेरा। इसके तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। दोस्तों इस स्क्लेरा के अंदर एक और सतह होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर स्क्लेरा, या इसको कोरोइड भी बोला जाता है। और इसके अंदर एक और लेयर होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे अंदर वाली लेयर को, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना, ठीक है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा आप लोगों को बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आप लोग बताएंगे। क्या आप लोगों का आंसर होना चाहिए? तो देखिए, आप लोग जानते हैं कोई भी अगर m द्रव्यमान की वस्तु अगर v वेग से गति करती है तो आपके पास पता है इसके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। जब भी कोई बॉडी मोशन करती है उसके पास में गतिज ऊर्जा होती है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप लोगों को क्या फॉर्मूला लगाना होगा, 1/2 mv², जहां पर m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है। तो 1/2, द्रव्यमान कितना है, m कितना है, द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, वेग कितना है, वेलोसिटी 6 है, 6 का स्क्वायर करोगे 36, तो 36/2 आपका 18 हो जाएगा, और 18 गुना 10 आप लोगों का 180। कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, यानी गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, सभी का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। द इमेज फॉर अ प्लेन मिरर,
यानी जो भी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, छवि बनती है, उसके बारे में आप लोगों को क्या बता सकते हो। 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण कौन सा होता है? जो सुबह आप लोग अपना चेहरा देखते हो ना, जो आपके घर में जो मिरर लगे होते हैं वो जनरली कौन से होते हैं? बिल्कुल प्लेन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोई प्लेन मिरर है, समतल दर्पण। दोस्तों इसके सामने क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। अब दोस्तों इसकी मान लीजिए ये बन गई इमेज, यानी ये बन गया प्रतिबिंब। तो इस इमेजेस के बारे में आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, आइए समझते हैं। दोस्तों ये जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। वर्चुअल का मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है। और जिंदगी में ध्यान रखेंगे, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी, जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वो हमेशा सीधा बनता है। तो आप लोग दूसरा पॉइंट क्या लिख दोगे? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट का आकार होता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, उसी साइज का आप लोगों का इमेज बनेगा। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सेम साइज, ठीक है, समान आकार, सेम साइज यानी समान आकार। और क्या इसकी प्रॉपर्टी होगी? एक आप लोग का होगा लैटरली इन्वर्टेड, यानी पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, तो पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या है? अगर आप लोग मिरर के सामने अपना उल्टा हाथ उठाओगे तो दर्पण में आप लोगों को अपना सीधा हाथ उठा हुआ नजर आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड, इसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो क्या क्या दोस्तों, इमेज रियल बनती है क्या? नहीं, इमेज आपकी वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है, वास्तविक नहीं बनती। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या इमेज रियल बनती है क्या? वास्तविक नहीं। क्या वर्चुअल बनती है क्या? बिल्कुल वर्चुअली बनती है। लेकिन दोस्तों लैटरल स्ट्रेट बनती है क्या? देखो ये वाले स्ट्रेट का मतलब सीधा नहीं है। लैटरल का मतलब है कि अगर आप लोग अपना सीधा हाथ उठाओगे तो क्या आप लोगों को मिरर में जो भी इमेज दिख रही है उसका भी क्या सीधा हाथ उठा हुआ नजर आएगा कि नहीं? वो इमेज बनती है आपकी लैटरली इन्वर्टेड बनती है, यानी पार्श्व उल्टी या पार्श्व परिवर्तन भी इसको बोला जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बोला जा रहा है आप लोगों से कि एक कॉनकेव मिरर है, यानी अवतल दर्पण है। इसके वक्रता की त्रिज्या, यानी आप लोगों को वक्रता त्रिज्या दी हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर है। आप लोगों को साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को बताना है। फोकल लंबाई क्या होगी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, फोकल लंबाई क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी ही क्या होती है? आप लोगों की फोकल लेंथ होती है। तो अब आप लोग करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या दी हुई है 30/2 करेंगे, आपका आंसर आएगा 15। आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यहां पर साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो आपका कॉनकेव होता है ना, कॉनकेव यानी अवतल, इसके लिए जो फोकल लंबाई ली जाती है वो ऋणात्मक ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। और जो कॉन्वेक्स होता है यानी उत्तल दर्पण होता है, इसके लिए जो फोकल लंबाई होती है वो धनात्मक ली जाती है। ध्यान रखेंगे, कन्वेंशन है ये हमारा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा आपके पास में कौन सा दिया होता, कॉनकेव दिया होता, अवतल दिया था, तो अवतल में फोकल लंबाई क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो 15, तो +15 लो, -15, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले आगे, चलो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। इसको याद कैसे करेंगे? देखो कॉनकेव, लास्ट में ई आ रहा ना, ई यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो उससे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा ऊष्मा के प्रवाह से संबंधित नहीं है? 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए बताएंगे। कंडक्शन, रिफ्रैक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन। तो आप लोग जानते हो दोस्तों, जो हीट ट्रांसफर होती है वो 3 प्रकार से हो सकती है। इसके 3 मोड होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। किस किस तरह से हीट का ट्रांसफर हो सकता है? एक तो आपका हो जाएगा कंडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चालन। एक होता है कन्वेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संवहन। और एक आपका किस प्रकार से हो सकता है? रेडिएशन, यानी विकिरण के रूप में भी हीट का ट्रांसफर हो सकता है। तो आपका चालन हो गया, संवहन हो गया, विकिरण, ये तो आपके हीट ट्रांसफर से रिलेटेड है। जबकि
कि रिफ्रैक्शन आप लोगों की हीट ट्रांसफर से रिलेटेड नहीं है, ये एक लाइट का फिनोमिना है, प्रकाश का एक फिनोमिना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, हाइपरमेट्रोपिया मतलब जो हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोग हैं दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। क्या बोला जाता है? दूरदृष्टि दोष। और ध्यान रखेंगे दूरदृष्टि दोष का मतलब यह है कि दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, साफ नहीं दिखाई देती है। अब इसमें कौन से लेंस का यूज करोगे? तो आइए हम लोग इसमें प्रॉब्लम समझते हैं कि पहले प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए ये हमारी ह्यूमन आई हो गई, ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहां पर हमारे क्या लगा होता है? कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस लगा होता है। जो भी प्रकाश आप लोगों की आई में एंटर करता है तो जो उत्तल लेंस क्या करता है? इनको कन्वर्ट कर देता है और ये कन्वर्ट करके कहां पर मिलती है दोस्तों? रेटिना पर मिलती है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। ये मैंने जो कहानी आपको बताई है ये एक हेल्दी ह्यूमन आई की है। लेकिन दोस्तों जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? ये जो आपकी इमेज होती है वो कहां पर बनती है दोस्तों? रेटिना के पीछे बनती है, पीछे बन रही है। अब इसका कारण क्या है? जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को कन्वर्ट करता है। लेकिन हो सकता है दोस्तों ये अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हो, तभी तो दोस्तों पीछे जाके मिला रहा है। तो एक और आप लोग लगा दो लेंस, एक और लेंस लगा दो, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। तो जब भी प्रकाश की किरण आएगी कुछ ये कन्वर्ट कर देगा और फिर कुछ ये कन्वर्ट कर देगा, यहां पर आपकी बैठ जाएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है। ठीक है, इसको चालक कर लो। देखो बोला जा रहा है कि आपके पास में एक लैंप है जिसका प्रतिरोध 40 ओम है। ठीक है भैया, एक लैंप है, मैंने बता दिया इस प्रतिरोध को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया कि भैया एक लैंप है, इसका प्रतिरोध आपको दिया हुआ है 40 ओम, है ना, ये ओम का सिंबल होता है। अब आपने इसको किसके साथ में जोड़ दिया? 8 ओम के साथ में जोड़ दिया, 8 ओम के साथ में जोड़ दिया। और कैसे जोड़ा? आप लोगों ने श्रृंखला में जोड़ा है, सीरीज में, मतलब एक के जस्ट बाद में। तो अब आप लोगों को दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस बोल सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हो, यानी कुल प्रतिरोध बोल सकते हो या समतुल्य प्रतिरोध बोल सकते हो। तो जब भी सीरीज में होता है आप लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो? इन दोनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2 यानी 40 प्लस 8 आपका 48 ओम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिक मोटर दोस्तों किसको क्या कन्वर्ट करती है बताएंगे आप लोग? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपके घर में जो दोस्तों पानी का पंप लगा हुआ है ना, वो क्या है? एक मोटर ही तो है। तो क्या करती है वो? आप लोग इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हो ना उसको, यानी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा को कंज्यूम करती है और इसको किस में बदलती है? तो अंदर उसमें पहिया घूमता है ना दोस्तों, तो ये जो उसके पास में पहिया अंदर घूम रहा है, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? अब ये फ्लक्स क्या होता है पहले तो ये समझते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट है, चुंबक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसके 2 पोल होते हैं। एक तो होता है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, एक होता है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। इस नॉर्थ पोल से क्या निकलती है? कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, ऐसे निकलती है, ऐसे। क्लियर है क्या? ऐसे निकलती है। और ये कहां पर आती है घूम घूम के? ये दोस्तों साउथ पोल में आती है, दक्षिणी ध्रुव में आती है। ध्यान आप लोग रखेंगे, समझ गए? अब ध्यान से आप लोग देखेंगे, अगर मान लीजिए दोस्तों मेरे पास में एक कॉइल है, एक कुंडली है, एक रिंग मान लो, वलय मान लो, तो इस रिंग को अगर आप लोग जब यहां पर लेकर आओगे तो दोस्तों इस रिंग से कितनी रेखाएं गुजर रही है? आप लोग बोलेंगे सर 1 2 3 4 गुजर रही है। लेकिन जैसे मान लीजिए मैग्नेट यहां पर है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है,
मैंने दोस्तों बोला कि जो वलय है, रिंग है, वो यहां पर है, इस जगह। तो अब इस रिंग से कितनी चुंबकीय रेखाएं निकल रही है? 2 निकल रही ना। तो दोस्तों इन रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों से पूछे टेस्ला किसका मात्रक होता है? टेस्ला होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का, मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का। बात करते हैं कूलम्ब किसका होता है? ये आप लोग का चार्ज का होता है, आवेश का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्पियर टर्न, ये किसी का नहीं होता। अगर बात करें एम्पियर की तो एम्पियर आपका करंट का होता है, विद्युत धारा का होता है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया है? किसने दिया ये जो प्रिंसिपल है द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये किसने दिया दोस्तों? ये दिया चार्ल्स डार्विन ने। क्या है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? तो देखिए एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। आप लोगों को पता है दोस्तों आज प्लांट की डिफरेंट स्पीसीज होती है, बहुत तरह की प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन जब बहुत सालों पहले जो पौधे होते हैं ये एक ही प्रकार के पाए जाते थे, लेकिन दोस्तों उनकी भौगोलिक कंडीशन यानी आप लोगों की ज्योग्राफिकल कंडीशन जो थी वो डिफरेंट थी। मान लीजिए कोई ऐसी जगह पर रह रहा है जहां पर दोस्तों मान लीजिए रॉक्स वगैरह ज़्यादा है, समझ रहे हो, कोई ऐसी जगह पर रह रहा है जहां पर पानी वगैरह ज़्यादा है। तो डिफरेंट भौगोलिक स्थितियों में ये जो प्रजाति है उसके अनुरूप बदल गई, तो अलग अलग प्रजाति हो गई। समझ गए बात को? इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जैसे हम लोग अगर बात करें मनुष्य है तो मनुष्य के पूर्वज क्या मानते हैं? बंदर। लेकिन बंदर कुछ ऐसी कंडीशंस में रहे होंगे कि वो ज़्यादा डेवलप हो गए, वो ह्यूमन बन गए। तो ये किसने दी दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने दी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर किसका भरपूर स्रोत है? लीवर इज अ रिच सोर्स ऑफ, लीवर में क्या होता है बताएंगे? तो अगर आप लोग जानते हैं दोस्तों जो विटामिन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आप लोगों का जल में घुलनशील, ठीक है, और एक आप लोग जानते हो एक होता है फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल। तो जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं दोस्तों? विटामिन बी और विटामिन सी आप लोगों के वाटर सॉल्युबल होते हैं। और फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो दोस्तों ये आप लोग के विटामिन किस में घुलते हैं? फैट में घुलते हैं। और ये किस में होते हैं? आपके लीवर में होते हैं, ठीक है। तो लीवर में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और दोस्तों जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो किसका निर्माण होता है? यूरोक्रोम का निर्माण होता है। और इसी की वजह से जो मूत्र का रंग होता है वो पीला होता है। अच्छा बफरिंग हो रही है। दोस्तों अब ठीक है? आई थिंक अब ठीक है। एक बार देख लीजिए, अब ओके है? अरे अगर अब ठीक है तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। आई थिंक अब सही हो गया है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। आप लोगों को पता है आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को कौन लेकर जाता है? ब्लड लेकर जाता है। आप लोगों को यह भी पता होगा दोस्तों ये जो ब्लड है आप लोगों का, मान लीजिए ब्लड फ्लो कर रहा है, इस ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है? अपने साथ में चिपका लेता है। और दोस्तों जैसे जैसे आप लोग का ब्लड फ्लो होता है इसके साथ में ऑक्सीजन भी पूरे बॉडी में फ्लो करती है। तो बात ये आती है कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन है? मतलब ऐसा कौन सा प्रोटीन है रक्त में जो ऑक्सीजन को अपने साथ में लेके जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे आंसर। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है? बताएंगे। अगर रक्तस्राव को रोकना है
तो किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों पोटाश एलम, जिसको हम लोग दोस्तों फिटकरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिटकरी। और अगर बात करें पोटाश एलम की तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा K2SO4.Al2SO4 का thrice.24H2O, है ना। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग का SSC में पूछा गया था इस बार के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। सर NTPC का कल रात का PDF वो मैंने वीडियो के नीचे डलवा दिया है, आप टेंशन मत करो, वीडियो के नीचे कमेंट में जाके देख लो, मिल जाएगा, है ना। उसको टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगा अभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? अब ये अधिवृक्क रस होता क्या है? अधिवृक्क का तो मतलब एड्रिनल होता है, एड्रिनल जूस। ये क्या हो गया? तो ध्यान रखेंगे, आप लोग जानते हो एड्रिनल एक ग्लैंड है, एड्रिनल एक ग्लैंड है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क। ये एक ग्रंथि है। तो दोस्तों अगर ये एक ग्रंथि है तो इससे कोई ना कोई हार्मोन भी निकलेगा। तो इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन जूस भी बोलते हैं ना, एड्रिनल जूस भी बोलते हैं इसको, समझ गए। तो ये आप लोगों का क्या होता है दोस्तों, जो एड्रेनलिन होता है ये आप लोगों का एक हार्मोन है। और इस हार्मोन को किस नाम से और जाना जाता है? इसको हम लोग फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोला जाता है, इसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी आप लोग किसी चिंता में होंगे, एंजाइटी में होंगे, तो ये आप लोगों को दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करता है ना। इसलिए हम लोग इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे, इमरजेंसी हार्मोन। चलिए आगे, चलिए, तो ये क्या है दोस्तों? एक हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। सर लास्ट वाला क्वेश्चन बता दो, बफरिंग की वजह से क्वेश्चन नहीं हुआ। कौन सा वाला? ये वाला। किसमें आई थी बफरिंग? इसमें। तो क्वेश्चन ये था कि दोस्तों कौन से एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है रक्तस्राव को रोकने के लिए? तो वो इस्तेमाल करा जाता है फिटकरी का। और फिटकरी का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? पोटाश एलम। और इसका फॉर्मूला मैंने बोला था, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी का क्वेश्चन है और इस बार के एनटीपीसी में भी पूछा गया है। इस बार के एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? बताएंगे। मतलब जितने भी आप लोग के दोस्तों ऐसी प्रजातियां हैं जिनके विलुप्त होने के आसार है, चाहे वो कोई किसी जंतु की हो या किसी प्लांट की हो, तो ये सारा का सारा जो रिकॉर्ड होता है वो कौन से बुक में होता है? ये होता है रेड डाटा बुक में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, जापान में पाया जाने वाला यूशो रोग किस प्रदूषण से संबंधित है? बताएंगे। लीवर में किसका पाचन होता है दोस्तों? लीवर में पाचन नहीं होता, लीवर से होता है। तो लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है, पित्त रस, जो कि फैट के डाइजेशन में यानी वसा के पाचन में मदद करता है। तो बताएंगे जापान में पाया जाने वाला यूशो रोग। तो दोस्तों यूशो रोग ये पाया जाता है, आप किसकी वजह से होता है? पीसीबी की वजह से होता है। अब ये पीसीबी आप लोगों का होता क्या है दोस्तों? ये होता है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, है ना। पीसीबी की फुल फॉर्म है। इसी की वजह से दोस्तों ये आपकी डिजीज होती है यूशो रोग। समझ गए बात को? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, जो प्लेग रोग है वो किससे फैलता है? एक डिजीज है प्लेग, तो भैया बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, किससे होता है? तो कल मैंने आप लोगों को लिस्ट बताई थी बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग की। तो वहां पर हम लोगों ने किसकी बात करी थी कल? आई थिंक कल ये आया था टीटनेस। एक तो टीटनेस आया था और एक आया था निमोनिया। तो आप लोग अगर लिस्ट को ढंग से देखते हैं तो यहीं पर आप लोगों को एक बीमारी और लिखी हुई थी, प्लेग। यानी दोस्तों प्लेग भी कौन सी हो जाएगी? आप लोग के बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला रोग हो जाएगा। और अगर आप लोगों से पूछे कि जो प्लेग रोग होता है वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो पेस्टोरेला पेस्टिस इस बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से आप लोगों को प्लेग डिजीज होती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? ये आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। मार्मिकोलॉजी
जो मर्मिकोलॉजी है वो किसकी स्टडी है, किसका अध्ययन है, ये आप लोग बताएंगे। तो अगर हम लोग बात करें मर्मिकोलॉजी तो ये आप लोग का हो जाएगा दोस्तों चींटियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ चींटियों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे आंसर। आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी बोलते हैं? आप लोगों ने सुना होगा पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, लेकिन ये पावर प्लांट क्या हो गया? तो दोस्तों पावर हाउस बोल लो या पावर प्लांट बोल लो, बात एक ही है। पावर प्लांट क्या होते हैं आप लोगों को पता है, इंडिया में अलग अलग तरीके के पावर प्लांट पाए जाते हैं। एक तो हाइड्रो पावर प्लांट होता है जो जल से बिजली बनाता है, कुछ आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, कुछ थर्मो पावर प्लांट होते हैं। तो सिमिलरली दोस्तों पावर प्लांट क्या करते हैं, एनर्जी का निर्माण करता है। और सेल के किस भाग से एनर्जी बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी बनती है ये भी आप लोग समझिए। दोस्तों ये सेल है, ये आप लोग मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है। आप लोग जानते हैं जब श्वसन होता है, श्वसन में कौन सी गैस एंटर करती है? हमारे ऑक्सीजन गैस एंटर करती है। तो ऑक्सीजन क्या करता है दोस्तों, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराता है, उससे एनर्जी मिलती है। तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई रेस्पिरेशन हो रहा है तो इस प्रकार के श्वसन को हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन। और यहां से जो एनर्जी मिलती है वो सबसे ज्यादा मिलती है 36 एटीपी, 36 एटीपी। तो आप लोगों को यह भी पता है कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, वायवीय श्वसन कहां पर होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको पावर हाउस ऑफ सेल या फिर पावर प्लांट ऑफ सेल भी बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन भी दोस्तों ग्रुप डी का भी क्वेश्चन और इस बार के एनटीपीसी में भी पूछा गया है, आपने एनालिसिस में देखा होगा ये क्वेश्चन। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है ये आप लोगों को बताना है। इस बार के में क्वेश्चन आया था क्लोरोफिल में कौन सी मेटल पाई जाती है, कौन सी धातु पाई जाती है। तो क्लोरोफिल क्या होता है दोस्तों, ये एक पिगमेंट होता है जो कि कहां पर पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है, जो कि कौन सा कलर प्रोवाइड करवाता है दोस्तों? हरा रंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अगर बात करें जो आपका क्लोरोफिल होता है ये प्रकाश संश्लेषण में भी क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। और बात करें क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? क्लोरोफिल में पाई जाती है मैग्नीशियम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे, आंसू गैस का घटक क्या है? टीयर गैस का कंपोनेंट क्या है इनमें से? जल्द ही बताएं आप लोग। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों टीयर गैस, आप लोगों ने सुना होगा टीयर गैस के गोले छोड़े गए। तो जहां पर दोस्तों कुछ भगदड़ वगैरह होती है, भगदड़ की मतलब जैसे कुछ बहुत ज़्यादा क्राउड की गैदरिंग होती है, अगर उनको आपको रफा दफा करना है तो पुलिस टीयर गैस का यूज़ करती है। दोस्तों टीयर गैस क्या होती है? ये आप लोग की लैक्रिमल जो ग्लैंड होती है ना, लैक्रिमल ग्लैंड यानी लैक्रिमल ग्रंथियां, इनको क्या कर देती है? एक्टिवेट कर देती है, जिससे आपके आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो अगर हम लोग बात करें किसका यूज करा जाता है तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोपेक्रिन, ऑप्शन नंबर सी। तो क्लोरोपेक्रिन की अगर हम लोग बात करें जिसका फॉर्मूला होता है CCl3NO2, इसी का यूज होता है दोस्तों एज अ टीयर गैस, ठीक है, अश्रु गैस के रूप में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? यह क्वेश्चन अभी आप लोगों से एनटीपीसी में पूछा गया। यहां पर पूछा गया था एनटीपीसी में कि सेंधा नमक का फॉर्मूला क्या है ना, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था सेंधा नमक का फॉर्मूला। और आप लोगों से यहां पर पूछा जा रहा है सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और दोस्तों सेशन को लाइक करते हुए चलो यार। चलिए, तो सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है आइए हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों सेंधा नमक हो, साधारण नमक हो, कोई सा भी नमक हो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl।
तो इसमें आप लोगों का कौन सा मिनरल पाया जा रहा है, सोडियम पाया जा रहा है क्या? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो सोडियम होता है ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि जितने भी हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग होते हैं उनको नमक कम खाना चाहिए, और जो लो ब्लड प्रेशर वाले हैं उनको नमक ज़्यादा खाना चाहिए। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। अच्छा, आप लोगों अगर सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर, तो इस बार के एनटीपीसी में इस कोयले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। क्या वो क्वेश्चन था कि आप लोग बता सकते हो? मैं देखना चाहता हूं कि भैया यहां पर कितने ज्यादा अच्छे लोग बैठे हैं, मतलब जिनको पता है यार इस बार के एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। तो एनटीपीसी में कोयले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। पहले तो इस क्वेश्चन को करो आप लोग सॉल्व, फिर बताओगे इस बार के एनटीपीसी में क्या क्वेश्चन आया था। चलो आंसर तो आप लोगों ने बता दिया, डोलोमाइट है ना। तो अगर हम लोग बात करें, पूछा गया था इनमें से कौन सा कोयले का एक प्रकार नहीं है, कोयले की एक वैरायटी नहीं है, तो डोलोमाइट हो जाएगा भैया। बिटुमिनस भी आप लोगों ने सुना है, लिग्नाइट भी सुना है, पीट भी आप लोगों ने सुना है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डोलोमाइट, तो दोस्तों ये तो एक खनिज होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम का खनिज होता है, मैग्नीशियम का मिनरल होता है, खनिज होता है। बताओ जल्दी से क्या क्वेश्चन पूछा गया था? सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा? नहीं, ये नहीं था, नहीं। सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा, बहुत बढ़िया, साइंस ग्रुप डी एक स्टूडेंट है, उन्होंने बिल्कुल सही बताया, कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है। तो ये वाला क्वेश्चन था। तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, अगर लिग्नाइट की बात करें तो इसमें कार्बन का परसेंटेज 30 होता है। अगर सब बिटुमिनस की बात करें तो 40 होता है, बिटुमिनस में 50 से 70 होता है। एंथ्रेसाइट में दोस्तों सबसे ज्यादा होता है 90, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किस कोयले में पाई जाती है? एंथ्रेसाइट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों देखो, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 का है और इस बार के एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ झूठ बोल रहा हूं क्या? आप लोग एनालिसिस देख लेना, शायद ये क्वेश्चन आया था, आज क्या तारीख हो गई? आज 4 तारीख हो गई ना, 3, 2, आई थिंक 1 तारीख को आया था ये, है ना। 1 तारीख के एनालिसिस में हुआ था, 1 या 30 के में, मुझे अच्छे से पता है क्योंकि 31 को मैंने वीडियो नहीं करा था, मैंने क्वेश्चन करवाया था शाम को एनालिसिस में। तो 30 को या फिर आप लोगों को 1 वाली शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था। बताओ। तो दोस्तों जो भी आप लोगों की पुरानी किताब होती है, आप लोग देखते होंगे लाइब्रेरी में, जो बहुत पुरानी पुस्तक हो जाती है उनका जो कलर हो जाता है वो भूरा सा हो जाता है, ठीक है। तो वो जो भूरा कलर होता है किस वजह से होता है, आइए समझते हैं। आप लोगों को पता है जो कागज बनता है किससे बनता है दोस्तों? सेल्यूलोज से बनता है। किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है। अब ये सेल्यूलोज क्या होता है? ये आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कहां पर पाया जाता है? प्लांट में। तो ये पौधों में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, पौधों में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन का जुड़ना, क्योंकि आप लोगों को पता काफी समय तक जब आपके रहेंगे तो ऑक्सीजन के से दोस्तों प्रॉपर्ली रिएक्ट कर पाएंगे। तो जब इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो इनका कलर क्या हो जाता है? आपके भूरा हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बाय सेल्यूलोज ऑक्सीडेशन, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से इसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन से भी एक क्वेश्चन आया इस बार के एनटीपीसी में, कोई बताना चाहेगा? देखो चीजें रिलेट करके पढ़ोगे तभी मजा आएगा, क्योंकि इस सिलिकॉन से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये जब तक आप लोगों को नहीं पता होगा। अब देखो 2 चीज बताऊंगा मैं आपको, इस सिलिकॉन से 2 क्वेश्चन आए, एक तो कल ही आया है, एक तो कल वाली शिफ्ट में आया है और एक पहले आया था। पहले तो आप इसका आंसर बताइए, सिलिकॉन क्या होता है? एक तो देखिए आप लोग जानते हो, जैसे मैंने बोला कि कोई एक वायर है, इसमें से करंट इजीली फ्लो कर रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे भैया ये एक अच्छा कंडक्टर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे चालक, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब जिसमें करंट इजीली फ्लो कर रही है। अब मान लीजिए आप लोगों ने क्या लिया, लकड़ी का टुकड़ा लिया, इसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर रही, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कुचालक बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर। अब आप लोग जानते हैं इसकी कंडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? करंट को अपने में से पास करवाने की कैपेसिटी, इसकी तो बहुत ज्यादा है, इसकी बिल्कुल ही नहीं है।
तो ऐसे पदार्थ जिनकी कंडक्टिविटी कुछ चालक से तो कम होती है, कंडक्टर से तो कम होती है, लेकिन कुछ चालक से ज्यादा होती है, इनको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक। जैसे आपका दोस्तों सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये क्या है आपके सेमी कंडक्टर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं सिलिकॉन से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोगों से 4 ऑप्शन दिए हुए थे। 30 तारीख की बात कर रहा हूं, शायद 30 तारीख को आया था, 30 दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं, है ना, जनवरी की बात नहीं कर रहा। तो आप लोगों से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक मेटलॉइड है, कौन सा उपधातु है। तो जो सिलिकॉन होता है वो ना ही धातु होता है ना ही अधातु होता है, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो सिलिकॉन आप लोगों का एक मेटलॉइड होता है, एक उपधातु होता है। समझ गए बात को। अब आप लोगों से कल क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कल क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, इनमें से कौन सा तत्व नहीं है। क्या सिलिकॉन एक तत्व है? तत्व का मतलब क्या है दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में जो भी आप लोग 118 चीजें देखते हो वो सारे के सारे तत्व है, वो एलिमेंट है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, पूरे 118 क्या है वो आपके एलिमेंट्स है। लेकिन एलिमेंट्स तत्वों से मिलके जो बनता है उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। जैसे आपका CO2 ये कंपाउंड है क्या? बिल्कुल। देखो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना। तो एक ध्यान रखें, एक सिलिका होता है, सिलिका, सिलिकॉन नहीं सिलिका। सिलिका क्या होता है आप लोगों का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को यानी SiO2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिका बोलते हैं। और क्या ये एक एलिमेंट है कि नहीं दोस्तों, दो चीजों से मिलकर बना है ना, सिलिकॉन से और आप लोगों के ऑक्सीजन से, तो ये एक आपका कंपाउंड होगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आंसर बताएंगे, इनमें से कौन ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? कौन सी नहीं है, एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है? 4 आप लोग को ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंसर बताएंगे। किलोग्राम, ये डैश का मतलब है दोस्तों इनटू में, है ना। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, न्यूटन इंटू मीटर, जूल, वॉट इंटू सेकंड, क्या हो सकता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो वॉट होता है ये क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। क्या होता है? जूल पर सेकंड होता है। ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो वॉट आपका होता है जूल पर सेकंड। तो अगर जूल पर सेकंड को अगर आप लोग सेकंड से गुना करेंगे तो सेकंड सेकंड कटास, इसका मतलब क्या है, जूल ही तो है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी का मात्रक हो गया, ठीक है, जूल तो होता ही है। और आप लोग ये भी ध्यान रखिए, न्यूटन इंटू मीटर भी क्या होता है, जूल होता है। तो ये भी आप लोगों का सही जवाब है, यानी एक ही ऑप्शन बचा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे कि जो ऑप्शन नंबर ए में जो मात्रक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। दोस्तों ये किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का होता है, स्पीड का होता है, किस चीज का होता है बताएंगे मुझे कमेंट करके। तो अगर बात करें ये त्वरण का है, वेग का है, किसका है? तो आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, जो संवेग होता है वो क्या होता है आप लोगों का, द्रव्यमान गुना वेग, यानी मास इंटू वेलोसिटी। मास किस में नापते हो, किलोग्राम में, वेग को नापते हो मीटर पर सेकंड में, यानी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। दोस्तों ये तो संवेग का है, ना कि एनर्जी का, ये तो मोमेंटम का है। समझ गए? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। जब किसी वस्तु को 2 समतल दर्पणों के बीच में रखोगे, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लोग, एक मिरर ये रहा, आप इसके बीच में आके बैठ गए और एक मिरर पीछे है, तो कितनी इमेज बनेगी ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखेंगे, जब भी कोई 2 दर्पण, ये मान लीजिए पहला दर्पण, ये दूसरा दर्पण, मान लीजिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। आप लोग एक चीज जानते हो, जब भी किसी दर्पण के सामने आप लोग खड़े रहोगे, मतलब ऑब्जेक्ट एक है। आप लोग दोस्तों सुबह मिरर के सामने जाते हो, कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक ही है, उसकी इमेज क्या बनती है, एक ही बनती है। लेकिन जब आप लोग किन्हीं 2 मिरर के बीच में आके बैठ जाओगे तो आपकी इमेज एक से ज्यादा बनती है। तो कैसे पता लगाएंगे कितनी बन रही है? दोस्तों ये डिपेंड करेगा इन दोनों दर्पण के बीच में एंगल कितना है ना। तो आइए मैं कैसे निकालता हूं ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 360 बट्टे थीटा करो। अगर दोस्तों 360 बट्टे थीटा एक ऑड नंबर आ जाती है, अगर एक विषम संख्या आ जाता है, तो ये ही आप लोगों का नंबर ऑफ इमेजेस यानी प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वो आपकी 360 बट्टे थीटा ही होगी। अगर 360 बट्टे थीटा
एक इवन नंबर आता है, अगर एक सम नंबर आता है, तो आप लोगों को नंबर ऑफ इमेजेस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, 360/θ में से एक माइनस करना पड़ेगा। कहने का मतलब है प्रतिबिंब की संख्या हमेशा क्या आएगी दोस्तों, एक ऑड नंबर आएगी, एक विषम संख्या आएगी। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए। मैंने आप लोगों को बता देता हूं, ये एक मिरर ये रहा, दूसरा मिरर ये रहा, समझ रहे हो बात को। मैंने आप लोगों को बोला इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को रखा, बताइए इमेजेस कितनी बनेगी, दर्पण प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ इमेजेस बताइए। इस व्यक्ति के कितने दर्पण बनेंगे, इस व्यक्ति के कितने दर्पण बनेंगे, कितनी प्रतिबिंब बनेंगे, कितनी इमेजेस बनेगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 360/θ करना है। 360/60 करोगे तो ये कितना आ रहा है आप लोगों का, सर 6 आ रहा है। और 6 एक क्या नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है। तो जब भी आप लोगों का 360/θ एक इवन नंबर आ जाए तो प्रतिबिंब की संख्या के लिए आप लोग क्या करोगे, इसमें से एक माइनस कर दोगे। ठीक है, यानी 6 में से 1 गया, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर कोई जब किसी वस्तु को दो समतल दर्पणों के बीच में रखा जाता है, अब देखिए दो प्लेन मिरर के बीच में रखा जा रहा है, आप लोग आपने ऐसे रख दिया, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल है क्या, अगर ऐसे होते तो कोई एंगल बनता है, बिल्कुल ऐसे है, पैरेलल है, तो इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं है, थीटा का मान कितना है, 0 है। तो जैसे ही दोस्तों 360/θ करोगे तो 360/0 किसी भी संख्या में 0 का भाग दोगे तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी में से एक माइनस भी कर लोगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों की दोस्तों जो हेडलाइट होती है उसमें किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है, किस प्रकार के मिरर का यूज होता है। तो दोस्तों जितने भी आप लोगों के कॉनकेव मिरर के यूज है, यानी अवतल दर्पण के जहां पर भी यूज होते हैं, उसको हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो, तो हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो। तो एच से गाड़ी की हेडलाइट, डी से दोस्तों डेंटिस्ट। ये क्वेश्चन कल के एनटीपीसी में पूछा गया था कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो किस प्रकार के मिरर का यूज करते हैं, तो ये भी आप लोगों का कॉनकेव आंसर हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, हेडलाइट, डेंटिस्ट, शेविंग मिरर हो गया, सोलर ओवन हो गए, सोलर कुकर हो गए, टी से आपका टॉर्च हो गया। तो इन सभी में आप लोगों का कॉनकेव मिरर यूज होता है दोस्तों, अवतल दर्पण यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सिंपल सी बात यह है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। लेकिन दोस्तों मैं रियल में बताऊं, कहानी कुछ और ही है। आइए समझते हैं इसको, बात को देखिए। जैसे मैंने आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताई कि भाई कि कोई व्यक्ति अगर बुरा करेगा तो उसके साथ में बुरा होगा। ये दोस्तों प्रकृति का नियम है, आप लोग सभी जानते हो कि अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपका भी बुरा होगा, ये प्रकृति का नियम है। अब लेकिन मैंने इसको किसी दूसरे स्टेटमेंट में बता दिया। मैंने बोला कि अगर आप अपनी एक्टिवा चोरी करोगे, मतलब अगर आप लोग किसी की एक्टिवा चोरी करोगे तो आपकी 2 मोटरसाइकिल चोरी हो जाएगी। तो अगर आप लोगों के एग्जाम में आए कि भैया कि जो नीरज का सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित है, तो भैया आधारित तो इसी पे है ना कि अगर आप लोग किसी व्यक्ति का बुरा करोगे तो बुरा होगा। लेकिन रियल में मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, मैंने ये दिया कि अगर आप लोग किसी एक्टिवा चोरी करोगे तो आपकी 2 मोटरसाइकिल चोरी हो जाएगी। तो सिमिलरली किस पे बेस्ड है ये तो हमको पता पड़ गया, लेकिन एक्चुअल में क्या बोला थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ ने, वो भी तो जानना जरूरी है। आइए हम लोग समझते हैं। देखो तो इन्होंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई आप लोग देख पा रहे हो सिलेंडर, आप लोग बोलेंगे सिलेंडर कहां पर है, अरे ऐसे देखो, अब तो सिलेंडर दिख रहा है, तो मैं जस्ट केवल सामने से दिखा रहा हूं तो आपको केवल यही दिखेगा ना। इस सिलेंडर में दोस्तों क्या है, एक पिस्टन है। पिस्टन क्या होता है दोस्तों, ये पिस्टन आपका नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहां पर कोई गैस भरी हुई है, कोई गैस भरी हुई है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जब भी आप लोग इसको हीट दोगे, जब भी आप लोग इसको ऊष्मा दोगे, जब भी आप लोग ऊष्मा दोगे तो दोस्तों इस गैस के पास में एनर्जी आएगी क्या, ये ऐसे
मारेंगे, ओ हटो मेरे को बाहर जाना है, तो क्या पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा क्या? और अगर आप लोग यहां पर बैठे हो तो क्या आप लोगों को मोजी मिलेगी क्या? मतलब आपको ऊपर जाने का रास्ता आसान हो जाएगा क्या? मतलब अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है लेकिन अब गैस आपको ऊपर लेके जा रही है, ठीक है, तो जब भी आप लोग हीट दोगे इससे क्या क्या होता है, आपको एक तो वर्क मिलता है, दूसरी चीज क्या होती है, इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, इसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है, इसको मान लीजिए यू। तो भैया जो भी आपने हीट दी, जो भी आपने एनर्जी दी, वो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ये इसका स्टेटमेंट था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर यहां तो उल्टा होता है, उल्टा होने का मतलब क्या है, आप 2 मोटरसाइकिल चुराते हो और आपकी एक एक्टिवा चोरी होती है, ऐसा होता है कि उल्टा? एक मनोहर चौधरी जी बोल रहे बायोलॉजी वीक है सर, बायो के क्वेश्चन जल्दी कराओ। ये तो वैसे करो, बच्चा होता ना सर, मम्मी मेरे को सूसू आ रहा, जल्दी से लेके चलो। ये क्या होता है, बायोलॉजी वीक है, जल्दी से बायोलॉजी क्वेश्चन कराओ, एक करा दूंगा, बायोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब नहीं हो सकता, ये आप लोगों को बताना है। देखिए बात समझते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता कैसे है, ध्यान से समझेंगे। आप लोग ये मान लीजिए दोस्तों, ये नीचे क्या है, ग्लास है, कांच है, ये क्या है, ग्लास है, कांच है, और ऊपर क्या है, ऊपर एयर है, वायु है। तो ये मानिए कौन ज्यादा डेंसर है, कौन सा मीडियम है दोस्तों, जो सघन है, सघन का मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है जो ग्लास है इस मीडियम की डेंसिटी घनत्व ज्यादा है, तो ये आप लोगों का एक डेंसर मीडियम हो जाएगा, यानी ये एक सघन माध्यम हो जाएगा, और इसकी डेंसिटी कम है तो ये एक रेरर यानी ये एक विरल माध्यम हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तो होता क्या है, इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाती है, भैया ये नॉर्मल है ना, अभिलंब, तो जाना ऐसे चाहिए था। ध्यान रखिए जब भी कोई लाइट रे सघन से विरल में जाती है तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक है। आपने थोड़ा सा ऐसा भेजा तो थोड़ा सा और ऐसा हो गया, और ऐसा भेजा तो और ऐसा हो गया, थोड़ा सा और भेजा तो इसी में वापस घुस जाएगी है। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, जो प्रकाश है वो डेंसर से सघन से विरल में जाना चाहिए। इसके लिए कंडीशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या, कि जो प्रकाश है वो सघन से डेंसर से रेरर में जाना चाहिए, विरल में जाना चाहिए। अब देख लो किसमें ऐसा नहीं हो रहा है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांच से होकर पानी में जाता है, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कैसे पता पड़ेगा कि वो डेंसर है या नहीं है, तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जिसका म्यू का अमाउंट ज्यादा होता है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, वो मीडियम कैसा होता है, डेंसर मीडियम होता है, एक सघन माध्यम होता है। तो यहां पर मैं सभी के अपवर्तनांक लिख देता हूं। कांच की अगर बात करें, कांच की, तो कांच का अपवर्तनांक होता है दोस्तों 3/2 यानी 1.5। पानी की अगर हम लोग बात करें तो इसका होता है 4/3 यानी 1.33। अगर वायु की बात करें तो वायु का होता है 1, ठीक है। चलो आ जाओ, पानी से होकर अगर कांच में जा रहा है, पानी का कितना है 1.33, और कांच में जा रहा है कांच का 1.5, यानी ये तो रेरर से डेंसर में जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है। भैया इसमें तो हो ही नहीं सकता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है क्या, बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। समझ गए बात को। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे और सेशन को लाइक करते रहिए दोस्तों। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश, आप लोग जानते हो दोस्तों ये आप लोग की ब्रश है, पहले तो उसके बाल ऐसे थे, जैसे ही आप लोगों ने पानी में डाल के बाहर निकाला ये बिल्कुल चिपक गए, ये बिल्कुल चिपक गए। तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव इसका कारण होता है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, चार्ज को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल करा जाता है, चार्ज को स्टोर करने के लिए, तो चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों कैपेसिटर का यानी संधारित्र का, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, कुछ मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं। ये आप लोगों का हो जाएगा होमवर्क नंबर 1, ये आपका हो जाएगा होमवर्क नंबर 2, कमेंट सेक्शन में जवाब देना मत भूला करो यार आप। ये आपका हो जाएगा होमवर्क नंबर 3,
ठीक है, ये आपका हो जाएगा होमवर्क नंबर 4, इसका सॉल्यूशन वैसे नेक्स्ट में मिल जाएगा, और ये आपका हो जाएगा होमवर्क नंबर 5। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हो एनटीपीसी के दोस्तों, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करना ना भूले अपने पेपर। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों 1 बजे वाली क्लास में, जो कि शानदार क्लास होती है। आप लोग क्लास में आके देखो, इतना मजे आते हैं दोस्तों इस वाली क्लास में, आप लोग इतना सीख के जाओगे साइंस में कि आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, चलो आगे, तो डेली 1 PM पे मिलते हैं। इस क्लास के लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, उससे सीधे जुड़ जाना। 1 बजे आप लोगों से अगर कोड पूछे एंटर कोड, तो वहां पर नीरज 11 डाल देना दोस्तों। अगर आप लोग एक नए यूजर हो तो आप लोगों से क्लास में आने से पहले कोड पूछा जाता है, तो नीरज 11 डाल के अनलॉक कर दो। ठीक है, और दोस्तों आप लोग अपनी SSC की प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हो अनअकैडमी के साथ में। यहां पर आप लोगों को 40,000 घंटे का रिकॉर्डेड कॉन्टेंट अवेलेबल है। इसका मतलब जो बैचेस चल रहे हैं वो तो आप लोग देख ही पाओगे, जो बैच कंप्लीट हो चुके हैं वो भी आप लोग देख सकते हो। 20,000 आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, समझ रहे हो बात को। और ये सारे कोर्स जितने भी वहां पर चल रहे हैं, मेरा साइंस का चल रहा है, मैथ्स का चल रहा है, रीजनिंग का चल रहा है, जिन भी फैकल्टी का, तो सारे कोर्स आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। तो SSC एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करें, 24 महीने का दोस्तों 7800 का है। रेफरल कोड लगाओगे नीरज 11, तो ये आपका 7,020 रुपए का पड़ जाएगा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और आपको बता दूं दोस्तों, एनटीपीसी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन मैं आपको 11:30 बजे करवा देता हूं, रात्रि 11:30 बजे। तो वो आप लोग एनालिसिस देख लिया करो, दोनों शिफ्ट का एक ही वीडियो में मैं प्रोवाइड करवाता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोपहर 1 बजे, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।